अब देखो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं इस टॉपिक को कंप्लीट जो है आपको दूंगा करके, एक एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर करूंगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। बस आप देखते रहें, ठीक है, और अच्छी तरह से समझते रहें। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, और फिर हम आगे इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि कंपाउंड्स, समझ गए ना, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल properties but differ कहें बल्कि, ठीक है, differ only in behavior towards plane polarized light are called optical isomers, and this phenomena is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी फिनोमिना जिसमें जो कंपाउंड्स हैं वो केमिकली और फिजिकली तो बिल्कुल सिमिलर होंगे, लेकिन इनका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति क्या होता है बच्चों, बिहेवियर है, वो अलग अलग दिखता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, इसमें जो आइसोमर्स होते हैं, अब हम इनके आइसोमर्स के नेम बता दूं, फिर एक एग्जांपल, फिर इसका हम रीजन देखेंगे। आइसोमर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या हम यहां पर लिखें यदि, तो ये है ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ गए बच्चों कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है, एक आइसोमर होता है जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। समझ गए बच्चों? इसको D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है, ये वो आइसोमर है कि आइसोमर विच कैन रोटेट ये हो गया हमारा, इसको डिफाइन कर रहे हैं, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मैं शॉर्ट में लिख दूं PPL एट, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, या और हम इसको सिंपली और डिफाइन कर सकते हैं, और, ठीक है, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कन्फॉर्मर, या सॉरी आइसोमर। समझ गए ना कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की प्लेन को, या ठीक है, किस तरफ रोटेट कर दे, राइट हैंड साइड में, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दूसरा होता है जो आइसोमर, ठीक है, वो है लीवो रोटेटरी। समझ गए बच्चों? इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा कि आइसोमर विच रोटेट
समझ गए बच्चों, विच रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए बच्चों, किस तरफ, मतलब ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ गए बच्चों कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसको बोला जाता है लीवो रोटेटरी। तीसरा होता है बच्चों मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म समझ गए ना, एम। तो मीजोफॉर्म जो होता है ये क्या होगा कि इट it have plane of symmetry and cannot rotates plane of polarized light। समझ गए बच्चों कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट नहीं करता। एक्चुअली रोटेट तो करता है, लेकिन हाफ पार्ट जो मॉलिक्यूल होगा ना, उसका हाफ पार्ट जो होता है वो कैसा होता है मॉलिक्यूल का, डेक्स्ट्रो, और हाफ पार्ट लीवो। तो जो नेट पोलराइज का है रोटेशन है वो जीरो होता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि मींस जो हाफ पार्ट है, समझ गए बच्चों कि हाफ पार्ट जो है इसका, half part of molecule is, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड जो हाफ पार्ट है इज लीवो रोटेटरी। देयरफॉर नेट रोटेशन विल बी, ठीक है, जीरो। और इसको बोला जाता है इंटरनल कॉम्पनसेशन। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसा फॉर्म है मॉलिक्यूल का, ऑप्टिकल ऐसा आइसोमर है जिसका आधा पार्ट तो डेक्स्ट्रो है और आधा पार्ट क्या होता है, लीवो। ऐसे में नेट रोटेशन जो होता है लाइट का वो क्या हो जाता है, जीरो। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और एक होता है रैसमिक मिक्सचर। हालांकि ये आइसोमर नहीं है, ये दोनों का एक मिक्सचर होता है, मतलब ये है इक्विमोलर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म। इट ऑल्सो नॉट, ठीक है, रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। समझ गए बच्चों कि ये भी लाइट को इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज ड्यू टू, बल्कि हम इसका रीजन क्या होगा कि इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। समझ गए बच्चों कि ये कहलाता है इसका क्या, एक्सटर्नल कंपनसेशन। मींस आधा जो पार्ट है सॉल्यूशन में 50% डी है और 50% क्या है बच्चों, एल है। तो एक ने घुमा दिया लेफ्ट तो एक ने घुमा दिया राइट, तो नेट रोटेशन क्या हो गया, जीरो। अब यहां मैं बता दूं कि आइसोमर्स विच कैन रोटेट पीपीएल, तो ये कहलाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव और, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल या आइसोमर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, डी या प्लस फॉर्म एंड एल या माइनस फॉर्म।
ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मतलब लाइट को रोटेट कर सकते हैं, इनको बोलते हैं कायरल। और विच कैन नॉट रोटेट, ठीक है, पीपीएल। तो ये कहलाते हैं क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं कौन से बच्चों, मीजो एंड रैसमिक मिक्सचर। फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको डिफाइन कर दी कि वो एक प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस की केमिकल और क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी सिमिलर हैं, लेकिन उनका लाइट के जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके प्रति बिहेवियर अलग अलग होता है। इनमें 4 आइसोमर बताए गए हैं। एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां से रोटेट करता है, क्लॉकवाइज। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे। एक रोटेशन अंदर इंटरनली होता है हाफ हाफ, और ऐसे में 0 हो जाता है टोटल नेट रोटेशन। और एक है बच्चों रैसमिक मिक्सचर। क्या है, रैसमिक मिक्सचर। इसको अच्छे से लिख दो एक बार और, ये है हमारे पास रैसमिक मिक्सचर, ठीक है। वैसे D प्लस और L माइनस इसी रैसमिक मिक्सचर से जो है रेजोल्यूट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और इस तरह से जो लाइट को रोटेट कर दे PPL को, वो है ऑप्टिकल एक्टिव, और जो रोटेट ना करे वो है ऑप्टिकल इनएक्टिव। देखो एक तरह से मैं बताता हूं, जैसे ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ टार्टेरिक एसिड, समझ गए बच्चों, किसके हम ले लें, एक टार्टरिक एसिड के आइसोमर्स अगर हम देखें तो इसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कौन कौन से उसमें जो है ऑप्टिकल एक्टिव हैं, कौन से ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इस तरह से। तो देखो टार्टरिक एसिड में जो है 4 ऑप्टिकल आइसोमर इस तरह बना सकते हैं। देखो COOH, ओके, यहां मैंने लिख दिया OH, ये है H, ओके, ये है OH, ये है H, और ये है क्या बच्चों, COOH। रोटेशन लाइट का हम छोटे इस तरह से ग्रुप से होते हुए क्लॉकवाइज लगा के देखते हैं H से OH की तरफ। तो ये कहलाएगा बच्चों क्या, D प्लस, ठीक है, टार्टरिक एसिड। ये क्या है, टार्टरिक एसिड। अगर हम इसका COOH का इसका एक मिरर इमेज ले लें, ऐसा, समझ गए बच्चों, तो ये है H और यहाँ हो जाएगा OH इस तरह से, COOH, तो ये है L माइनस फॉर्म इस तरह से, और COOH, और हम इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लें जिसमें हमें एक सिमेट्री प्लेन दिखता है, मींस वो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पार्ट मॉलिक्यूल का, जहां से इसे 2 बराबर पार्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों, बांट सकते हैं। तो ये कहलाता है मीजोफॉर्म। ये दोनों जो हैं ये वाले, ठीक है, ये क्या कह होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। देखो इस तरह से रोटेशन लिखेंगे हम इसका, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों रोटेशन दिखाई दे रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म, समझ गए बच्चों। और ये क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म। और ध्यान रखें कि D प्लस फॉर्म प्लस L माइनस फॉर्म अगर ये इक्विमोलर है, समझ गए बच्चों, इक्विमोलर है, तो इनको बोला जाएगा क्या, रैसमिक मिक्सचर। क्या है ये, रैसमिक मिक्सचर, इस तरह से। तो इस तरह से हमें D प्लस और L माइनस, ये भी क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या है ये, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इंटरनल कंपनसेशन का मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर ही इस तरह का रोटेशन हो गया कि नेट रोटेशन 0 हो गया, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। और जब इक्विमोलर मिले थे तो आधे मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है और आधे लीवो है, तो ऐसे में नेट रोटेशन क्या होगा बच्चों, 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग। ओके, अब हम आ जाते हैं, एक पॉइंट इसमें आया है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, ऑप्टिकल, ठीक है, एक्टिविटी, फिर इसका हम रीजन देखेंगे क्या होती है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी।
देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब एक सब्सटेंस की एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वो क्या करता है, प्लेन जो है पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने की एक प्रकार की टेंडेंसी रखता है, एक प्रॉपर्टी रखता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस इस तरह का रोटेशन शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कहलाता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कंपाउंड भी हो सकते हैं कुछ भी, जिस तरह से सॉलिड लिक्विड। तो एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे बच्चों, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में। पोलराइज्ड, ठीक है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड सब्सटेंस, समझ के बच्चों कि जो सब्सटेंस क्या हो, सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, आर कॉल्ड, सब्सटेंसेस हैं ये, ठीक है, आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है हम उन्हें बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ठीक है, ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये जो सबसे पहले जो ऑप्टिकल फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें मिली थी। और ये कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सब्सटेंस, ठीक है बच्चों, और ये सब्सटेंस थे कौन कौन से, जैसे कि एक होता है क्वार्ट्ज है, ठीक है, रॉक सॉल्ट है ना, इस तरह से KClO3 है, KBrO3 है, NaOI4 एक्सेट्रा। तो इस तरह के सब्सटेंस सबसे पहले उनमें क्या ऑब्जर्व हुई थी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इस तरह से ये कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन, और ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। अब आता है बच्चों कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक क्या है, इसका रीजन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉज क्या है कि क्यों होती है लाइट रोटेट ऐसे मॉलिक्यूल से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम पहले कॉज लिख लें कि कॉज ऑफ ऑप्टिकल, ठीक है, एक्टिविटी, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन क्या है, क्यों रोटेट होती है लाइट। तो ध्यान रखें कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, समझ गए बच्चों कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू डिससिमेट्रिक, ठीक है, ये क्या है बच्चों, डिससिमेट्रिक, इसी को बोला गया है कायरल नेचर, ठीक है, कायरल नेचर, डिससिमेट्रिक नेचर ऑफ कंपाउंड। समझ गए बच्चों कि ये जो है कायरल नेचर या डिससिमेट्रिक नेचर मींस, ये है मींस, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। समझ गए बच्चों कि सुपर इम्पोजिबल किस में ना हो, सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर वो अपने मिरर इमेज में क्या है, लाइक एज, जैसे हम अपने देखते हैं लाइक एज हैंड्स, हमारे जो हैंड्स होते हैं आप देखोगे, ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है कि एक ऐसे वो है मिरर इमेज एक दूसरे का जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। तो ये जो डिससिमेट्री का मेन रीजन है वो है, सॉरी मतलब कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो मेन रीजन है वो क्या है बच्चों, कायरलिटी, कायरल नेचर या डिससिमेट्रिक नेचर। इसमें मॉलिक्यूल का जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल वो अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोजिबल नहीं होता।
ठीक है। अब इसी इसमें तो जो मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूल या हम ये कहें कि मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, समझ गए बच्चों, नॉट सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल ऑन, ठीक है, द सब्सटेंस नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। अगर वो मिरर इमेज है, मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल कार्बन, सॉरी कायरल मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल है या इसी को बोल सकते हैं क्या, सब्सटेंस, एंड विच सुपर इम्पोज्ड, समझ गए बच्चों, अगर वो सुपर इम्पोज्ड हो जाता है इन मिरर इमेज, ये है, तो आर कॉल्ड एकायरल, कौन से, एकायरल मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस। समझ गए बच्चों कि ऐसा सब्सटेंस जो अपने ओरिजिनल, जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकता, तो वो तो है कायरल, और जो हो सकता है उसे बोलते हैं एकायरल। ध्यान रखें, फॉर कायरल नेचर, समझ गए बच्चों कि अगर मॉलिक्यूल में कायरल नेचर देखना है तो ऐसे मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब है कि फॉर कायरल नेचर जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, ठीक है, नॉट, मस्ट नॉट, या फॉर कायरल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉट प्रेजेंट एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। हम पढ़ेंगे इनके बारे में बच्चों कि ये होते क्या है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मीन्स PO एस प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन, ठीक है, या एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है क्या बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं इनको डिटेल में बताऊंगा ये क्या है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर कायरलिटी शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तभी वो मॉलिक्यूल कायरल होगा, वरना कायरल हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे हम ये कहें कि ये है और ये है, इसका मिरर इमेज, ठीक है, तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल। समझ गए बच्चों, ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट है। अब सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट है तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए, कि ये है सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये कहलाएगा बच्चों कायरल, ठीक है। और अगर सोचो आप कि ये लिखा है ऐसा, तो ये ऐसे लिख दें, तो ये क्या होंगे, नॉट सुपर इम्पोजेबल, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, कायरल। ठीक इसी तरह से आप देखते हैं कि हमारे जो हाथ हैं, अगर मान लो हम देखते हैं कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, अगर हम इसका मिरर इमेज लें तो सोचो आपको मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, ये हो गया, ठीक है, और इस तरह से समझो, ठीक है, तो ये भी क्या है, कायरल दिख रहे हैं। मतलब ऐसे कोई दो ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोजेबल ना हो, मतलब सारे फेसेस एक से मिले, उनके सारे जो साइड्स हैं वो एक सी हों, तब हम कहेंगे कि वो सुपर इम्पोजेबल है। तो ये सब क्या है बच्चों, कायरल। समझ गए। तो कायरलिटी का रीजन, मतलब जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन जो है वो है डिससिमेट्री। देख, इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल में देखो आप कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसकी चारों वैलेंसी आपको अलग अलग दिखें, जैसे ये इस तरह से Cl है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर I है, यहाँ पर F है, ठीक है, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, ठीक है, तो यहाँ पर है Cl, यहाँ है फ्लोराइड, यहाँ है आयोडाइड, यहाँ है ब्रोमाइड, तो आप देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से, ये भी एक क्या है, कायरल मॉलिक्यूल। आप उठा के इसको इसमें रखो, आयोडाइड और फ्लोराइड और ब्रोमाइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ब्रोमाइड के ऊपर ब्रोमाइड या फ्लोराइड के ऊपर फ्लोराइड तो नहीं आएगा। तो ये भी क्या है,
नॉन, ठीक है, सुपर इम्पोजिबल। समझ गए बच्चों? तो ऐसी कोई भी स्पीसीज जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी वो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगी, मतलब वो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड होगी। तो इस तरह से ये है कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी का। कुछ बात समझ में आई बच्चों? तो एक तो सबसे मेन पॉइंट है कायरेलिटी का कि सब्सटेंस या मॉलिक्यूल में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर वो इसमें एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया बच्चों तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। एक डेफिनेशन और बता दूं मैं कायरेलिटी की, ये पूरा हो जाएगा हमारा, फिर हम आगे के चैप्टर्स आगे डिस्कस करेंगे। कायरेलिटी समझ गए बच्चों कि ये कहलाती है कि द प्रॉपर्टी, ये क्या है बच्चों? द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस। समझ गए बच्चों? किसी भी मॉलिक्यूल की या उसके सब्सटेंसेस प्रॉपर्टी इन विच, जिसमें क्या हो, इन विच, ठीक है, मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट, या बल्कि हम ये कहें कि इन विच मॉलिक्यूल मतलब ओरिजिनल फॉर्म। समझ गए बच्चों? ओरिजिनल फॉर्म, मॉलिक्यूल नॉट सुपर इम्पोजेबल, किसमें? नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। किसके ऊपर बच्चों? मिरर इमेज, ठीक है। तो ये कहलाती है मीन्स सुपर, नॉन सुपर मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं कि मीन्स सो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, तो इट इज कॉल्ड कायरेलिटी। समझ गए बच्चों? ये है कायरेलिटी की डेफिनेशन कि जब किसी मॉलिक्यूल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, मींस एक नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी शो करता है, तो इसको बोलते हैं कायरेलिटी। समझ गए ना कि कायरेलिटी में जैसे भी आपको मैंने बताया ये P है और ये P है, तो ये क्या कहलाएगी? कायरेलिटी। ठीक इसी तरह से मान लो ये S है तो ऐसा दिखेगा। समझ गए बच्चों? तो ये भी एक क्या है बच्चों? कायरेलिटी। ऐसे कि ये इस तो ये भी एक क्या है? कायरेलिटी। तो कायरेलिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल ना हो, उन्हें हम बोलते हैं क्या? कायरेलिटी। ये कायरेलिटी प्रॉपर्टी को। एक आता है कायरल कार्बन। समझ गया बच्चों? कायरल कार्बन, और इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। ये पहले और बता दूं, फिर एक डिसिमेट्रिक आता है, एक डाई, ठीक है। तो कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, तो ध्यान रखें कि कार्बन, ठीक है, एटम इन मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल विच, ठीक है, कंबाइंड विद, या कहें कि विच सैचुरेट्स 4 वैलेंसी 4, ठीक है, या हम कहें सैचुरेट्स इट्स 4 वैलेंसीज। समझ गए बच्चों? 4 वैलेंसीज बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स। समझ गए ना कि ऐसा कार्बन जो कि क्या हो, अपनी 4 वैलेंसीज को 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स से क्या करता है, सैचुरेटेड बाय 4, इज कॉल्ड कायरल, क्या कहलाएगा बच्चों? ये एक कॉल्ड कायरल कार्बन, और इसी को बोला जाता है एसिमेट्रिक कार्बन। समझ गए बच्चों कि अगर मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन एटम है जो कि जिसकी चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट ग्रुप से सैचुरेट होते हुए दिखती हैं, उसे हम बोलते हैं एकायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को बोला जा सकता है स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या है बच्चों? ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्योंकि इसी के कारण स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। जैसे आप देखते हैं ये लिखा है CH3, ये लिखा है H, ये लिखा है OH, ये लिखा है COOH।
तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, कायरल कार्बन, ये वाला। और इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, इस तरह से। ठीक है, जरूरी नहीं, एक बात और बता दूं कि कायरल कार्बन होने से जरूरी नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल कायरल हो। कायरल कार्बन होने पर भी अकायरल हो सकते हैं, वो हम आगे रूल्स अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से लिखा है CH3, यहाँ लिखा है OH, यहाँ H, ठीक है। इसी तरह से Cl, यहाँ लिखा है Br, यहाँ लिखा है COOH। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक है। तो इसमें 2 क्या है बच्चों, कायरल कार्बन, इस तरह से। तो ये है एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन। और एक होता है बच्चों, ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की, अगर उस मॉलिक्यूल में इफ द मॉलिक्यूल, अच्छा पहले मैं एसिमेट्रिक कार्बन के बाद एक होता है, ठीक है, डिसिमेट्रिक और सिमेट्रिक कार्बन। तो ये तो हो गया, आपने समझ गए कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या कहलाता है। और इसी तरह से एक डिसिमेट्रिक कार्बन होता है, डिसिमेट्रिक कार्बन। समझ गए बच्चों कि डिसिमेट्रिक कार्बन क्या है। तो डिसिमेट्रिक कार्बन मतलब ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि मॉलिक्यूल विल हैव अ डिसिमेट्रिक, नो, कि मतलब ये कहें कि मॉलिक्यूल और एनी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल और कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, यह है कि कॉल्ड डिसिमेट्रिक। तभी हम उसको डिसिमेट्रिक बोल सकते हैं, डिसिमेट्रिक इफ इट हैज नो एनी, ठीक है, एलिमेंट ऑफ, ठीक है, सिमेट्री। समझ गए बच्चों कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब यहां ध्यान रखें कि फॉर डिसिमेट्री नॉट नेसेसरी, समझ गए बच्चों कि जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी, 2 मिनट, नॉट नेसेसरी, नो, फॉर डिसिमेट्री नॉट नेसेसरी कायरल, ठीक है, कार्बन इन मॉलिक्यूल। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो तभी वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, या सॉरी डिसिमेट्रिक सेंटर, बल्कि मैं ये कहूं डिसिमेट्रिक, ठीक है, सेंटर और मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या डिसिमेट्रिक सेंटर, एक ऐसा सेंटर जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं होती, तो ध्यान रखें वो डिसिमेट्रिक कहलाएगा। और अगर अब आता है एसिमेट्रिक क्या है, तो ये एक ऐसा कार्बन है जिसमें कायरल कार्बन 4 वैलेंसी अलग अलग हों। डिसिमेट्रिक सेंटर या मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। मींस ऐसे मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं है कि कार्बन हो, कायरल कार्बन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिमेट्रिक, ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं, समझ गए बच्चों, इज, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और डिसिमेट्रिक। समझ गए बच्चों, ये क्या होंगे, डिसिमेट्रिक। बट ऑल डिसिमेट्रिक, but all dissymmetric molecule are not asymmetric. समझ गए बच्चों कि जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं वो तो हमेशा डिसिमेट्रिक होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हों वो एसिमेट्रिक ही हों। ओके, इस तरह से देखो कैसे,
जैसे हम ये कहें कि ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां मैं आर लगा दूं, यहां आर लगा दूं, यहां आर लगा दूं, यहां आर लगा दूं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं कि डिसिमेट्रिक है। क्या है बच्चों? डिसिमेट्रिक, मतलब है कायरल मॉलिक्यूल। समझ गए ना? इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये एक डिसिमेट्रिक या कायरल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये है H, ठीक है, ये है COOH, और ये है OH, और ये क्या कहलाएगा? ये है CH3। तो देखो यहां पर ये डिसिमेट्रिक है और ये कहलाएगा एसिमेट्रिक। क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये भी कायरल है। तो इसमें ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, ये वाला कार्बन, ये क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन। और इस मॉलिक्यूल में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल ही क्या है बच्चों? ठीक है, डिसिमेट्रिक। मतलब इसमें कहीं भर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं ना बच्चों, ये तो ये 90 डिग्री में है। एक चेन फ्लैट है तो एक वर्टिकली खड़ी हुई है। तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो? कायरल। तो एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी है, जबकि ये केवल डिसिमेट्रिक है, इसमें एसिमेट्रिक नहीं है। तो एक पॉइंट नोट करके रख लें, ये बात चीज में लिख दे रहा हूं कि इफ कंपाउंड, समझ गए बच्चों, इफ कंपाउंड इज हैविंग ओनली वन, ठीक है, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, then it is the sufficient, it is the sufficient condition for ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए बच्चों कि अगर किसी भी कंपाउंड में केवल एक कायरल सेंटर है तो यही सफिशियंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए। मतलब ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा, मींस हमें इसमें नॉट नेसेसरी, समझ गए बच्चों कि हम ये कह सकते हैं कि नॉट नेसेसरी अदर सिमेट्री एलिमेंट फॉर, ठीक है, एलिमेंट ऑब्जर्वेशन। आपको इसमें फिर कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑब्जर्व नहीं करना। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर है तो ये सफिशियंट है उस कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए। हमें इसमें कोई भी एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी या ऑब्जर्व नहीं करनी। अगर मान लो इफ कंपाउंड, समझ गए बच्चों कि इफ कंपाउंड इज हैविंग, ठीक है, कंपाउंड इज हैविंग टू, और हम ये कहें कि मोर, टू और मोर कायरल सेंटर। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हैं, सेंटर, ठीक है, देन कायरल सेंटर जो होंगे सेंटर्स आर नॉट, ठीक है बच्चों, सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए बच्चों? देन होल मॉलिक्यूल ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी कायरल फॉर दिस, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फॉर, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ गए बच्चों कि अगर कोई मॉलिक्यूल
ध्यान से सुने, एक से ज्यादा उसमें क्या है, कायरल सेंटर्स हैं। तो आप केवल कायरल सेंटर्स के बेस पर उसकी ऑप्टिकल कंडीशन नहीं है बता सकते, ये सफिशिएंट नहीं है अकेला कि आपने कहा इसमें 2 कायरल कार्बन है ऑप्टिकल एक्टिव होगा। इसके लिए हमें पूरा मॉलिक्यूल देखना होगा, और वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी फॉर ये कायरल फॉर एक्टिविटी, और फॉर दिस ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्व फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, हमें क्या करना होगा, टोटल क्या करना होगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑब्जर्व करना होगा, फॉर दिस प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करना होगा क्या, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसा देखेंगे हम। अभी आपने देखा था ना कि जैसे COOH है, ये H है, H है, H है, OH है, COOH है। अब आप इसमें 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते हैं कि अब ये 2 हैं, तो एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल ये है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ये कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो अब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव किस बेस पे हुआ कि आपने देखा इसमें प्लेन POS है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण हम कहेंगे ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। जबकि अगर हम CH3, यहाँ OH, यहाँ COOH और ये क्या है H, तो हमें इसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं देखनी, हम सीधा लिख देंगे इसको कि ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव, क्योंकि इसमें एक ही सेंटर है। तो एक सेंटर होने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से एक ज्यादा सेंटर है तब आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बेस पर ही आप मॉलिक्यूल को कायरल बोल सकते हैं। मींस मॉलिक्यूल तभी कायरल होगा जब उसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मींस पूरा मॉलिक्यूल ही क्या होना चाहिए, कायरल। तो इस तरह से मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक सेंटर बता दिया। एसिमेट्रिक सीधी सी बात है वो है, ठीक है, जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है। डिसिमेट्रिक ऐसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल सब्सटेंस डिसिमेट्रिक हैज नो एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। फॉर डिसिमेट्री नॉट नेसेसरी कायरल कार्बन इन मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन हो, पूरा होल मॉलिक्यूल, ठीक है, बट जो कहें कि होल मॉलिक्यूल जो है मस्ट कायरल, मतलब अपना वो मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे ये मॉलिक्यूल है, आप इसका मिरर इमेज लेके देखो, आप देखोगे सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। इसमें कायरल कार्बन है तो ये सिमेट्रिक सेंटर या मॉलिक्यूल है, ये एक डिसिमेट्रिक कायरल मॉलिक्यूल है। इस तरह से दोनों कायरल है, लेकिन इसमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन। तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी है और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये केवल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोला जाएगा। समझ गए बच्चों? तो यहां तक आज के लिए बहुत है, बाकी हम अगले टर्न में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं एंड करता हूं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट